मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि सभी धर्म के गुरु आपस में बैठे और एक बीच का रास्ता निकालें कि कभी लड़ाई ही ना हो, क्योंकि सबका जो खून है, सबका जो शरीर का जो ढांचा एक समान बना हुआ है। तो क्यों नहीं आपस में बैठ के डिसीजन कर ले कि एक तरीका पे चले। मैं तो सबसे निवेदन यही करूंगा कि सबके सब बैठे और यहाँ पे कोई एक तरीका निकाले कि सभी धर्मों का मिला जुला एक तरीका हो कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़े और कोई विवाद भविष्य में ना हो। धर्म का एक सूत्र होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, अब किस मुद्दा पे हम लोग बात करना हमारे लिए उचित रहेगा? भाई, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी की काबिलियत नहीं गिनी जा सकती। हाँ, केवल यहाँ पे आदमी के सिर गिने जाते हैं। सही बात है। जितने ज्यादा संख्या, हाँ, उतनी जल्दी आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। बिल्कुल। और एजुकेशन से हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जितना ही लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनका मतदान के प्रति जो रुझाव है वो बहुत कम होता जाता है। मेरे ख्याल से जितने भी ज्यादातर सर्विस पेशा या नौकरी पेशा लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है मुश्किल से 30% होती है। अच्छा। और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, आपने देखा हो, किसी भी कास्ट के हो, मैं कास्ट और धर्म की बात नहीं कर रहा, पर जो भी इलिटरेट लोग पर्सन है, उनका वोटिंग परसेंटेज 60 से 70%। मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, हाँ, वो लोग वेल एजुकेटेड नहीं है। भाई, जो वेल एजुकेटेड है वो लोग ज्यादातर तो बस केवल टीवी डिबेट में या क्रिटिसिज्म में तो अपना टाइम निकाल देते हैं सरकार के, परंतु वो अपने जीवन में 5 साल में एक बार होता है, 1 घंटा 2 घंटा निकालना होता है सरकार बनाने के लिए। और जब काबिल लोग सरकार चुनेंगे नहीं तो नाकाबिल सरकार आएगी। बिल्कुल सही बात है। और उसमें दूसरा हाथ हमारा ये है कि जो जनसंख्या घटती जा रही है उसके पीछे भी कई मतलब आपका कहने का मतलब हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, मेन तो वही है कि देखो, भारत देश है तो हिंदुओं के लिए ही है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा ना, भाई पाकिस्तान एक बार डिवाइड हो चुका है। डिवाइड हो गया, वो धर्म के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे जिसे डिवाइड हुआ, वो हम दे चुके हैं। जाति के धर्म के नाम पे हम दे चुके हैं, सही बात। 2 देश दे चुके हैं, हाँ, ठीक है ना जी। अब हम फिर बंटवारा नहीं चाहते, फिर आबादी बढ़ेगी, दूसरे लोगों की तो फिर वो मांगेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। अच्छा, कोट एंड कोट, आप वो राष्ट्र प्रेमी हो सकता है अपने राष्ट्र के लिए, जैसे नहीं, वो धर्म का प्रेमी है, धर्म वो राष्ट्र का प्रेमी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो आप। और जो अभी जो वो थे अपने, जो अब त्यागी बन गए हैं, क्या नाम था, रिजवी साहब, उन्होंने कोर्ट में दाखिल भी किया था कि भाई 27 आयतें जो इसमें हैं कुरान में, नहीं, मैं एक बात, वो थोड़ी गड़बड़ थी कि धर्म का प्रेमी हटा दो बस। धर्म का प्रेमी होना, कुरान में बाकी सब ठीक है। धर्म का प्रेमी होना गलत बात नहीं है। नहीं, का प्रेमी हो, आस्था में किसी की दूसरे को परेशान मत करो। आस्था वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग अपने जितने भी शास्त्र हैं या उनकी है जो कमियां थी, जो जरूरत थी कि हमें, जो हमारे शास्त्रों में कमियां थी, अलग देश दे लिया उन्होंने, उन्होंने तो ले लिया। मैं कह रहा हूँ जो हमारे शास्त्र में कमियां थी वो हमने सब अलग कर दिया, कुरीतियों को सबको छोड़ दिया है। तो जो कुरीतियां दूसरे मजहब में भी है, धर्म में भी, धर्म तो नहीं कहता मैं, मजहब ही कहता हूँ, तो जो मजहबों में है वो भी तो अलग होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और वो चीज तो जो कोर्ट तक मामला गया है कि भैया इसमें 27 आयतें ऐसी हैं जिनसे कि वैमन से फैलता है, तो उन्हें हटा दिया जाए। मुझे कौन सी बुराई है? मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती भाई। जो भी अब मॉडिफिकेशन का रोग वो है। कभी मुझे पता है कि ध्यान आ रहा है, मैं बचपन में जब लाउड स्पीकर चले थे तो मस्जिदों से आवाज आई थी ये इस्लाम में हराम है। अब अभी मस्जिदों पे लगे हुए हैं ना लाउड स्पीकर हैं, चित्र इस्लाम में हराम है। बिना फोटो के तो पासपोर्ट नहीं बनता, बिल्कुल, राशन कार्ड नहीं बनता। लेडीज को चेहरा नहीं दिखाना, फिर भी फोटो लगा करके लेती है ना, राशन लेती है ना, राशन लगाती है ना, सही बात है। तो फिर ये तो देखो, जैसे इस तरफ प्रोग्रेसिव हो उधर भी प्रोग्रेसिव हो जाओ भाई। जो गैर जरूरी है उसे हटा दो, सही बात है। और दूसरा भाई इनके यहाँ हो जाती है 12-13 साल में शादी। पर जब देश का संविधान, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, तो सभी बराबर हुए ना, तो संविधान एक होना चाहिए ना। बिल्कुल। किसी के लिए शादी की उम्र 13 साल, किसी के लिए 21 साल, सही बात है।
भाई जब तक 20 की 13 साल में शादी हो जो गई, नया रूल आया है उसमें 21 साल हिंदू में हिंदू में वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। जबकि ईसाइयों के लिए और मुस्लिम के लिए कानून लागू नहीं है, नहीं लागू है। तो हिंदू के बाद कम होगी वैसे ही। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो हाँ। हिंदुओं के लिए भाई कॉमन सिविल कोड लाओ ना, सबके लिए एक जैसा हो, बिल्कुल। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून। सही बात है। इसमें धर्म का क्या मतलब? धर्म है, धर्म या मजहब जो भी है वो घर के अंदर की चीज है, सही बात है। राष्ट्र लेकिन की चीज नहीं। एक बात मैं आपने कही ना यहाँ पे कि सबके लिए एक सिविल कानून, एक सबके समान कानून बनाया कि हर धर्म के अंदर शादी जो है वो एक ही उम्र में हो, चाहे वो 18 हो 21 हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आसपास के देशों में आबादी बढ़ती है, मैं इस चीज पे कम बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आस पड़ोस के देशों में भी अगर आबादी बढ़ती है तो वहां से लोग भी एंटर करते हैं, घुसपैठ के बारे में घुसपैठ होती है। आपको बता दूं, भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पड़ोस के जो दूसरे देश के जो मुगल आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, उनको सोने की चिड़िया को लूट लिया, सोने की चिड़िया को लूट लिया। तो हम अगर विकास केवल अपने यहाँ करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोस में अगर कोई बम हथियार बना रहा है, आबादी बढ़ा रहा है, तो वहां से भी तो लोग घुस के आएंगे, और घुसे भी हैं। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते हो, अभी जो ट्रम्प ने क्या किया, अभी वेनेजुएला के पीएम को उठा लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम वेनेजुएला हैं या इंडिया हैं, अपना विकास कर रहे हैं तो विदेश के लोग हमारे आके हमला नहीं करेंगे, तब भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें सबसे बेहतरीन जो तरीका है उसे अपनाना पड़ेगा, चाहे वो आबादी का हो, चाहे वो हथियार का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, जो भी तरीका है। अगर कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है, तो जो भी चीजें दूसरे देश बना रहे हैं, दूसरी आबादी बना रही है, हमें बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। हम ये सोचे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2014 के बाद में रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है, परंतु कानून पे कोई काम नहीं हुआ है। एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, रक्षा के क्षेत्र पे काम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि भारत के अंदर भी कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो लोग भारत के कानून को नहीं मानते हैं या कम मानते हैं, उनकी आबादी वहाँ पे ज़्यादा है, और वहाँ पुलिस नहीं जाती आसानी से। तो आप ये सोचो कि हमने रक्षा के क्षेत्र में मिसाइलें बना ली, भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत से तलवार पड़े होंगे इंडिया के अंदर, लेकिन चलाने वाला ही कोई नहीं था, लड़ने वाला कोई नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये, तो भारत की सरकार जो है या किसी भी देश की सरकार अपने ही क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में अगर किसी की आबादी बढ़ जाती है, जो विद्रोही किस्म के लोग हैं, तो उन पे परमाणु हम चला नहीं सकते, मिसाइल चला नहीं सकते, क्योंकि आपके देश का ही हिस्सा है। और हमारे हाथ में ही मक्खी बैठी तो वहां तो मार नहीं सकते ना, हम डंडा मार नहीं सकते। तो हमारे देश के ही किसी क्षेत्र में अगर किसी ऐसे विद्रोही लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वहां हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें चुपचाप हमारी पुलिस भी आ जाएगी, वहां से 2 लाख लोग खड़े हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो भारत देश का बंटवारा हुआ है, भारत और पाकिस्तान का, तो उनका कहना था कि मुस्लिम जो है उनको अलग देश चाहिए, क्योंकि वो लोग साथ मिलकर रहेंगे तो विवाद हो गए, वो अलग हो चुके। तो अगर फिर से उनकी अगर आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी कम हो गई, इंडिया के अंदर भी जो हिंदुओं की आबादी बढ़ने की जो रेट है वो कम है, मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ने का रेट ज्यादा है। तो आने वाले समय में इनकी आबादी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो अपनी बातें मनवाएंगे। तो ये जो चीज है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही तो है कि वहां पे दिमाग नहीं गिने जाते, वहां सिर गिने जाते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं तो कहता हूं कि मजहब के नाम पर भी अगर कोई देश चला रहा है, कोई भी देश दुनिया का हो, चाहे वो कोई भी देश, कोई ईसाई मजहब को मानकर अपना देश चला रहा है, कोई मुस्लिम मजहब को मानकर अपना देश चला रहा है, तो वो भी गलत नहीं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे ही करे। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि वो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसके आधार पर जो चीजें हम अपने लाइफ को फॉलो करते हैं, जो भी हम लाइफ में करते हैं, उसको हम अपने धर्म ग्रंथ के आधार पे करें, ताकि जब हम जानते हैं कि हमें रोज सुबह में पूजा करनी है, शाम में पूजा करनी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम धार्मिक तरीके से अपनाते हैं, तो अगर धर्म के नाम पर भी कुछ हो रहा है, सारा कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो हो सकता है। मंदिर के अंदर बता रहा हूं मैं, मंदिर में लोग कहते हैं मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दूं, आपके घर में सभी नई चीजें रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कारें, BMW, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाते हो तो आपको शांति मिलती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बना दो। बता दूं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, टेंशन से जितनी बीमारियां होती है, और आप मंदिर या किसी भी
मस्जिद या गुरुद्वारे कहीं जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, आपको शांति मिलती है। जो चीजें आपने लाइफ में प्राप्त नहीं की वो चीजें नहीं है, फिर भी आपको मन को शांति मिलती है, और मन की शांति अनेकों बीमारियों को दूर करती है। तो ये कहना कि जो यहाँ पे मंदिर क्यों बना दिए, मंदिर जितनी शांति देती है ना, उससे हॉस्पिटल ज्यादा शांति मंदिर देती है। अलग बात है बीमारी ज्यादा हो तो इलाज करा लो, वो एक अलग चीज है। तो सनातन का जो आधार है वो वैज्ञानिक है। जो हमारे ऋषि मुनि थे बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने हर चीज को पहले सोचा, समझा, जाना, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट इस आधार पे किया कि जो जन साधारण है उसको किस तरीके से कौन सी बात समझाई जाए। जैसे हाथ में कलावा बांधना है, ये बीपी को कंट्रोल करता है, यूरिन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उन्होंने कहा भाई इस पे कलावा बांधते, ये धार्मिक उसमें दे दिया। पर तो है वैज्ञानिक तरीका, वही मैं कर रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। आप अब जैसे मंदिर की परिक्रमा है, परिक्रमा क्यों लगाते हैं? कितने सारे योग आसन बने हुए बीपी को डाउन करने के लिए। दवाई कोई जरूरी नहीं है ना, बिना दवाई के भी कर सकते हो आप। जो लोग परिक्रमा लगाते हैं उनका बीपी अपने आप ही 108 परिक्रमा का पहले वो था चलन भाई। जो व्यक्ति, और मंदिर का परिसर बहुत लंबा होता था, बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर का, तो 108 जिसने परिक्रमा लगा ली वो 10-12 किलोमीटर रोज चल चुका सुबह सुबह, तो उसका तो डाइजेशन भी ठीक रहेगा, बिल्कुल मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल है। और सुबह सुबह स्नान करके जो गीले वस्त्रों में करते थे, बिल्कुल, तो पूरी बॉडी हमारी प्योरीफाई हो जाती थी और मन शांत हो जाता था। तो देखो वो सारी चीजें, मैं किसी भी धर्म को नहीं कह रहा हूँ कि आप मत फॉलो करो, ये मत करो, जिसको जो मर्जी करना है करो, लेकिन अगर किसी धर्म के अंदर कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए कौन सोचेगा, उसको सोच के हमें काम करना। तो कोई है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी तो मजहब है, सबसे पुराना सबको। सनातन कभी अपनी संख्या बढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देता, किसी पे हमला नहीं करता। ये तो जो इस्लाम के नाम पे है या ये बने हैं, इस क्रिश्चियनिटी है, इन सब में क्या है, इन आपस में भी क्लेश है, ये आपस में भी लड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनमें जातियां भी, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ही जाती हैं, सब धर्मों में जाती हैं, जातियां भी सब जगह हैं, और इनमें आपस में भी बहुत वो है। ये तो दरअसल में क्या है, ये भूमि और क्षेत्रफल पे सब पे कब्जा करने के लिए बनाई गई थी। इस्लाम भी धर्म इसी हिसाब से बना है, मजहब है, ऐसा ही क्रिश्चियनिटी है। ये क्रिश्चियन से ही तो निकले इस्लाम वाले भी। आप एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि भारत जो देश है, कितने सारे स्टेट हैं, जबकि इसी साइज के जो क्षेत्रफल के कई दूसरे धर्मों में इतने छोटे छोटे देश बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे हिंदू एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, और सभी धर्मों में ऐसी बात होनी चाहिए, और भविष्य में कोई विवाद ना हो। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि सभी धर्म के गुरु आपस में बैठे और एक बीच का रास्ता निकालें कि कभी लड़ाई ही ना हो, क्योंकि सबका जो खून है, सबका जो शरीर का जो ढांचा एक समान बना हुआ है, तो क्यों नहीं आपस में बैठ के डिसीजन कर ले कि एक तरीका पे चलें। मैं तो सबसे निवेदन यही करूंगा कि सबके सब बैठे और यहाँ पे कोई एक तरीका निकाले कि सभी धर्मों का मिला जुला एक तरीका हो कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़े और कोई विवाद भविष्य में ना हो। धर्म का एक सूत्र होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। यानी सबका भला हो, सब निरोग हो, सब सुखी रहे, ये धर्म होता है। अच्छा। ये नहीं होता कि कोई जो मुझे नहीं मान रहा मैं उसका गला काट दूंगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उसे मार दूंगा। ये धर्म हो ही नहीं सकता, ये युद्ध नीति है, ये युद्ध नीति है। सही बात। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कश्मीर फाइल आपने देखी होगी, कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल में आपने क्या देखी, मैं आप बताओ फिर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखिए वो तो पूरे वर्ल्ड को पता है वहाँ क्या हुआ, कितना नरसंहार। ये कोई हम नहीं बोले, मूवी चल रही है इसके बारे में, आप बताओ क्या हुआ, कितना नरसंहार हुआ। मस्जिदों से आवाज लगाई गई कि बहन बेटियों को छोड़ के सब निकल जाओ। हाँ, ये बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ, और जो जेंट्स है वो उनको मार भी दिया गया या वो छोड़ के भाग गए। मजबूरी थी लोगों की, तो जहाँ शरण ली, और उनके पड़ोसियों ने ऐसा किया। अच्छा एक बात करना चाहता हूं, भाईचारा तो हुआ नहीं कुछ। भाईचारा होता तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सामने आ जाता कि तुम कैसे मार दोगे मेरे रहते हुए। अभी के डेट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हिंदू के घर में जो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदू की महिलाएं शिक्षित होती हैं और वो जॉब्स कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, और दूसरे काम में मतलब वो व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो आबादी बढ़ाने के जो कार्य है उस पर उनका ध्यान कम जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक मैं वही तो बता रहा था कि एक की उम्र 13 साल की शादी की। हाँ।
दूसरी की उम्र 21 साल की। हाँ, तो सरकार को जब कानून बनाना चाहिए, सबके लिए एक साथ बनाना चाहिए था ना, वही तो कह रहा एक हूँ। जैसा बनाना चाहिए तो था। पहले ही 13 साल और 21 साल के बीच में तो 2 से 3 बच्चे का गैप आ गया आपके। हाँ, और ये जो कानून बना 21 साल का, है ना? वो उसके मुस्लिम में लागू नहीं, बाद ईसाई और में जो लागू हमारे नहीं। बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, हाँ। पढ़ने के बाद 21 साल में 27 से 28 साल में शादी होती है, तो 6 बच्चों का गैप आ गया आपस में। बिल्कुल। और जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, हम्म, वोट देने काबिल होगा, तब तक उसके 5 बच्चे 6 बच्चे वोट के काबिल हो जाएंगे, तो तुम्हारा मत प्रतिशत क्या रह गया? 6-1 का हो गया। बिल्कुल। ये डेमोग्राफी चेंज होते होते अभी जो आप 80% दिखा रहे हो अपने आप को, मेरे ख्याल से 10 से 15 साल बाद में 50-50 हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि हिंदू घरों के अंदर जो हमारी, मैं अपने पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मेरी जो बहन है, जो भी हमारे घर में महिलाएं हैं, वो हमारी बात नहीं मानती हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि मुस्लिम परिवार में जो जेंट्स होते हैं उनकी बातें जो है महिलाएं मानती हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? देखिए, बात मानना ऐसा होता है, ये होता है डर होता है। हाँ, जब तक महिलाओं के अंदर डर है, हाँ, तब तक वो काम करती हैं। मुसलमान जो हैं भाई हमारे, उनके यहाँ क्या बुर्का प्रथा है, डर है उनके आगे। हाँ, जबकि उनके लिए जन्नत का कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, ठीक है, उनके कुरान में भी नहीं लिखा हुआ। नहीं, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पर वो डरती हैं, मेरी बात पढ़ने के बाद मेरी छोटी सी बात सुनिए, कट्टर रहती हैं। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कश्मीर का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं हमारे हिंदू परिवार के अंदर जब भी हम कहते हैं कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं, आप कह रहे हो, बहन माँ जो भी है, कि आप ऐसा कह रहे हो, तो इससे हमें जो हमारा जो ताकत है, हमारी जो सामाजिक ताकत है, वो कम हो रही है। तो महिलाएं कहती हैं हम दुर्गा और काली का रूप है, दुर्गा और काली का रूप अपने आप को बताती है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में चर्चा की, तो मैंने ये पाया कि बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं, हाल फिलहाल में हुआ है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे जेंट्स को मारा गया और हजारों पुरुषों को मार दिया गया और हजारों महिलाओं को वो लोग अपने साथ ले गए, ठीक है, जो विरोधी पक्ष थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं हमारे यहाँ हमारी बात नहीं मानती थी कि तुम मतलब जो भी करो, लेकिन वहां जाके उन्होंने वहां पे वो उनके साथ मैरिड लाइफ बिता रही हैं और उनके फैमिली में हिस्सा बन के रह रही हैं, वहां पे वो बुर्के के अंदर भी रह रही हैं और सब कुछ कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या मतलब जेंट्स, हिंदू के जो जेंट्स हैं वो झुक जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब उनको या तो डर लगता है महिलाओं से कि महिलाओं से डरेंगे तो दूर भी चली जाएगी तो हमसे पैसा मांगेगी। हिंदू में तलाक का जो नियम है काफी मुश्किल है, जिसके वजह से, और उनके में जो मुस्लिम्स में है, ईसाइयों में, उनको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो जिसकी वजह से हिंदू पुरुष जो है हमेशा डरा, हर लड़का डरा होता है। अगर रियल में ये है कि हम लोग, कई माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि मेरी बहू हमारी को जबरदस्ती कर रही है, लड़का बेचारा बेटा डरा होता है इसके चक्कर में कि अगर वो अपने पत्नी की बात नहीं मानेगा तो पत्नी उससे मतलब मेंटेनेंस के पैसे मांगेगी, तरह तरह के केस में उलझा देगी, इसलिए लड़के झुके हुए हैं। इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि कानून अगर ऐसा बन जाए कि महिलाओं को भी जो है मतलब आसानी से तलाक नहीं मिलेगा, छोटे बच्चे होते हैं तलाक दे दिया जाता है, कोर्ट भी मतलब ये ध्यान नहीं देता है कि जो छोटे बच्चे का क्या होगा, बस अगर पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं तो तलाक दे दो। अरे बच्चों का भी तो सोचो, एक टाइम लिमिट बनाओ, एज लिमिट बनाओ कि बच्चा जब तक 15 साल का नहीं हो तलाक नहीं देंगे, ऐसा कुछ रूल बने। देखो कंपनी में हमें किसी कोई जॉब करता है तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन फैमिली के मामले में बहुत छूट दी गई है। यहाँ तक कि अगर कोई कंपनी में, कोई एक कंपनी में ऑफिस में जॉब कर रहा है तो दूसरी कंपनी में जाके बैठ नहीं सकता दूसरी कुर्सी के अंदर। लेकिन आज हमारे कोर्ट कानून ने ऐसा कुछ कानून बना दिया है कि शादी के बावजूद भी आप किसी से बात करो। तो इन सबकी वजह से हिंदू फैमिलीज जो कमजोर हो रहे हैं। मैं वही तो बताया कि हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे देश का कानून कमजोर है, और खास करके जो हिंदू फैमिली, हिंदू नहीं किसी भी, वो कानून है ही नहीं। हाँ, पता नहीं कितने देशों से चुराया हुआ कानून है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर करके बनाया गया है। इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं, अंग्रेजों के दबाव में नहीं, एक छोटी सी बात का जवाब, अंग्रेजों के दबाव में बना हुआ कानून है हमारे। नहीं, आप एक सामाजिक कार्य, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बहन है या कोई मेरे दूर के रिश्तेदार की बहन है, मैं उसको बोलूंगा जी तुम सामने मत जाओ घूमने के लिए, ठीक है, या तुम कपड़े मतलब ऐसे पहनो जैसे मतलब थोड़ा मतलब नॉर्मल तरीके में रहो, जो भारतीय तरीके से रहो, तो वो बोलेगी नहीं भैया हमें तो वेस्टर्न तरीका पसंद है, तो ठीक है करो। लेकिन वही लड़कियां, बात मेरे ध्यान से सुनो, वही लड़कियां अगर बाय द वे किसी भी हिंदू, जैसे कश्मीर का एग्जाम्पल लो, बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप ले लो, वहां पे पुरुषों को मार दिया गया, वही महिलाएं जब वहां गई तो उन्होंने बुर्का ही पहन लिया।
और वो सारे मुस्लिम लॉ फॉलो करने लगी। इसका मतलब क्या, उनके अंदर डर है कि उनके जो पति है वो मुस्लिम है, वो ज्यादा लड़ाका है, हमारे हिंदू पति डरपोक थे, हमारे भाई डरपोक है तो कुछ नहीं कर पाए, जबकि ये मुस्लिम मेरा जो पति नया बन गया वो ज्यादा कट्टर है, वो हमें भी मार सकता है। तो इस ये डर जो है हिंदुओं के प्रति नहीं है महिलाओं का, जबकि जब वो कहीं और उनको कोई उठा के ले जा रहा है तो वहां डर पैदा हो जाता है। देखो ये जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोग आए ना, हाँ, उन्होंने कहीं भी कम्युनिस्ट जहां भी होगा वहां कोई लोकतंत्र नहीं होता, कहीं नहीं होता लोकतंत्र, किसी भी राष्ट्र में नहीं होगा। वहां एक सरकार एक नहीं, मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा मैं हूं। वही कह रहा हूँ। हाँ। ये लोग जो है ना यहाँ पे आकर के ये चीजें फैलाते हैं। जेएनयू में ढपली राग जो चलता है, वहाँ लड़के लड़की बन जाते हैं, लड़की लड़के बन जाते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और तुम्हारी जिस दिन संस्कृति नष्ट हो गई, हाँ, उस दिन तुम्हारा देश खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उनका यही चाल है। उन्होंने कहीं पे भी कभी भी किसी भी जगह, बिहार जैसे स्टेट को, बंगाल को, सबको सड़क पे ला दिया, सब पिछड़े हो गए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये रिपोर्ट कहीं पढ़ी थी कि आने वाले टाइम में दुनिया के अंदर ईसाइयों से भी ज्यादा आबादी मुस्लिमों की हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल होगी। ईसाइयों से आप लोग जो भी इस चीज को आप लोग देख रहे हो हमें, तो आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देख लो कि उसमें दिखाया गया रिपोर्ट के अंदर कि आने वाले समय में मुस्लिमों की आबादी ईसाइयों से भी ज्यादा हो जाएगी और हिंदुओं से ज्यादा तो होगी, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की, उसके बाद मुस्लिम की, उसके बाद हिंदू की है। तो बड़ी उसका रीजन है ना। आबादी है। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब, बात सुनो आप मेरी, कोई भी देश अगर बेहतरीन हथियार बना लेता है, आप बेहतरीन हथियार बना करके आप पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकते हो और आपके पास आबादी नहीं है। मेरा ये कहना है, अभी भी भारत या दुनिया के कई देशों में किसी दूसरे कम्युनिटी को मारने वाले की आबादी ज्यादा है, और वो रशिया का एग्जाम्पल, जो रशिया के टुकड़े में बढ़ गया, आबादी के आधार पर बढ़ा, हथियार होने से कुछ नहीं हुआ, या सोने की चिड़िया बन गई उससे कुछ नहीं हुआ। और आबादी किसी क्षेत्र में ज्यादा है तो ऑटोमेटिक, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, कि अगर आपके हाथ पे मक्खी बैठी है तो आप उस पर डंडा नहीं मारोगे, तलवार नहीं मारोगे। तो भारतीय किसी क्षेत्र में भी अगर किसी कम्युनिटी की आबादी ज्यादा बढ़ गई तो उसकी बात माननी पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। देखो, मैं बताऊं आपको, विश्व में सबसे बढ़िया उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। उनके यहाँ देश में खाने को और नहीं, एक छोटी सी बात मैं ऐड खाने को नहीं है वहां पे, सुनो एक मिनट। हाँ, और उन्होंने इतने मिसाइल वो बना रखे, अमेरिका तक डरता है उससे। उसे पता है पागल आदमी है, कभी भी ठोक देगा। ठीक है। तो बिना हथियार के तभी काम चलता है जब आप बहुत ज्यादा समृद्ध हो। हथियार सब, अब डॉलर की पावर अमेरिका के पास है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो किम जोंग उन से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता। आप वो ले लेगा, उसे पता है पागल आदमी सन की 2 मिसाइल मारेगा। जो मतलब जो कट्टर लड़ाके लोग हैं उनसे सब डरते हैं। बस ये मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में कि एजुकेशन आदमी को कायर बनाती है, और वो बात सच है। वो मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ, मैं तो एक छोटी तुम पढ़ लोगे तो तुम किसी को 2 थप्पड़ नहीं मार सकते। मैं तो छोटी सी बात, और अनपढ़ आदमी तुम्हें 4 लात मार के चला जाए। बिल्कुल सही बात बोले। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब गाय पालते हैं या कुत्ता पालते हैं तो उसको रस्सी में बांध के रखते हैं, रस्सी में बांध के रखते हैं कि उसको आदत पड़ जाती है कि वो घर से बाहर नहीं निकले। जबकि हमारे समाज के अंदर भी जो लोग एक पढ़ाई, जो शिक्षा जो है, दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े आदमी बने हैं जिन्होंने शिक्षा को मतलब बहुत कम पढ़ाई की उन्होंने। ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो मतलब अक्षर ज्ञान है, थोड़े बहुत ज्ञान है, काफी है, डिग्री के पीछे पड़े हुए हो, उसके बिना भी आप सफल बन सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के पीछे जो हम क्या शिक्षा कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। हमें छोटी सी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें तो कोई साइड से कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ाई जाती कि जिससे कि हम जाने कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या दवाई खाएं। जबकि पहले घरेलू उपचार होते थे, दादा दादी नाना नानी बताते थे हमें। गुरुकुल एजुकेशन थी ना हमारे यहाँ पहले, उसमें पहले शरीर को सुदृढ़ बनाया जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था, ठीक है ना, और हर तरह की औषधि का ज्ञान दिया जाता था, साथ में ब्रह्मांड का भी ज्ञान दिया जाता था, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ था। तो उससे व्यक्ति सुदृढ़ भी होता था, नीतिगत भी होता था और स्वस्थ भी होता था। सब चीजों में हम समृद्ध थे। मैकाले की जो व्यवस्था आई है इसने हमें कावड़ बना दिया। जैसे जैसे हमारी एजुकेशन दिमाग पे जाती रहती है हम लोग कायर होते जाते हैं। हम अपने आप को सभ्य समझ तो एक कुर्सी पे बैठे नहीं, सभ्यता बचपन चढ़ जाती है। हाँ, कुर्सी पे बैठ पढ़ते रहो, हाँ, हाँ। कुर्सी पे बैठ के बेंच पे बैठ के पढ़ते रहो। नहीं, सभ्यता आदमी को जो है ना कायर बनाती है।
मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो लड़ने लायक नहीं छोड़ती। वो अपने एक गलत उसमें ईगो में रहता है। अच्छा, अभी ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प का गाना ये है कि वेनेजुएला जो है उस पे हमारा जो आधिपत्य होना चाहिए, तभी अमेरिका सुरक्षित रहेगा, और उन्होंने वहां के पीएम को उठा लिया। अभी वो कई देशों में लड़ाई होती है, क्या तेल के लिए कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं किसी चीज की लड़ाई हो रही है, तो अभी भी तो एक तरह से लूटमार ही मचा हुआ है। तो वो तो अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का ही मामला है आपस का उनका। हाँ, तो पर हाँ ये है कि उसने उसे उठा करके पूरे वर्ल्ड को ये दे दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी दादागिरी रहेगी। हाँ, ये उन्होंने कई बार बोली थी ट्रम्प ने कि हम ऐसा, वो उसने अपनी दादागिरी शो करी है। और मैं नहीं कर रहा हूँ कि ट्रम्प ने कुछ गलत किया, ट्रम्प जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो लोग कायर हैं वो तो वो लाजूता खाने लायक है ही, वो तो गलत कुछ भी नहीं, उन्होंने सही कर रहे हैं। जो भी आदमी जो पावरफुल है वो तो करेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, आपको खुद पावरफुल बनना पड़ेगा, अन्यथा वो अपना काम करेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब क्या होना चाहिए ताकि जो हिंदुओं की जो आबादी बढ़े, ताकि देखो मेन तो आबादी पे सब कुछ है, अभी भी आबादी है तभी कुछ हो रहा है भाई। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और दूसरा 2 बच्चे से ज्यादा जिसको हो उसका वोटिंग राइट समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी होगा। ठीक है। और जो इनकम टैक्स पे करता है आजकल, जो जितना टैक्स देता है वो उतना ज्यादा सरकारी उससे बाहर निकला हुआ है। जो अनपढ़ है, गाइल है, टैक्स नहीं देता, कुछ नहीं करता, सरकार सारी जो स्कीम है उन्हीं के लिए लाती है। इन स्कीमों में भी लगना चाहिए 2 बच्चों से ज्यादा जिसके हैं उनको किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। और उनका वोटिंग राइट समाप्त हो जाएगा। एक डेट कर लें कि 2002, 2020, 2025 इसके बाद। ठीक है। और तीसरा बच्चा होते ही बाप का राइट खत्म हो जाएगा वोटिंग का। चौथा बच्चा होते ही माँ का भी खत्म हो जाएगा। गई 18 साल के लिए बात, जब बच्चा 18 साल होंगे उस परिवार का पूरा वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, तो ना तो उसके पास में कोई पार्टी जाएगी सपोर्ट करने। जब वो वोट ही नहीं दे सकता तो पार्टी कौन जाएगी उसके पास? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ना ही उसे किसी सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा। ठीक है, तीसरा बच्चा होने के बाद। ठीक है, मैं समझ गया। तो अपने आप ही यहाँ पे देश में ना तो अल्पसंख्यक की परिभाषा है, ना गरीब का कोई डेफिनेशन है, ना अगड़े का है, ना पिछड़े का है, कुछ नहीं है। ये बस केवल जाति में लड़ाओ और मूर्ख बनाओ, हर जगह यही चल रहा है। तो भैया अभी फिलहाल की मामला है, वो 4 नंबर लाने वाला मेडिकल में सब रूल बना हुआ है, और 295 वाला खाली नया रूल आया हुआ है, ऐसा कुछ। जो कम नंबर वाले को भी डॉक्टर बना देंगे। हाँ, तो भाई उससे इलाज भी खुद कराओ ना। उससे इलाज, भाई जितने आरक्षण प्रेमी हैं सब आरक्षित डॉक्टरों से ही इलाज कराएंगे, अनारक्षित से कोई नहीं कराएगा। ट्रेन दुर्घटना होती है उसमें भी जो कम नंबर वाले को भी भर्ती कर दिया गया, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना, डिसीजन गलत डिसीजन। वही तो कह रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। आप अपने देश की बात कर रहे हो कि अपने देश के अंदर जो लोगों की आबादी, जिनके बच्चे ज्यादा हैं, उनको सुविधाएं सरकारी नहीं मिलेगी, ये बात ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि पड़ोस के देशों में अगर आबादी बढ़ रही है तो वो दूसरे देशों में घुसती है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, सुन बात तो सुन मेरी, अमेरिका से लेके अन्य विदेश कई ऐसे देश हैं जहां पे पड़ोस से लोग घुस जाते हैं दूसरे रिलीजन के। पूरी बात सुन लो मेरी, भारत के अंदर भी घुस रहे हैं। आप अपने देश में तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन बाहर के देशों से अगर आ रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी पॉलिसी और धर्मों से ज्यादा बेहतर है कि हम आबादी बढ़ाएंगे, भले ही आज 4 थप्पड़ खा लें, भले ही आज हम गरीब हैं। लेकिन बात पूरी सुन लो मेरी, उनकी पॉलिसी अन्य धर्मों से बेहतर है। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है कि आज आप उनको चुप करा लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि हम आज नहीं तो कल हमारी जब आबादी बढ़ेगी तो उनका एरिया भी हमारा होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इनका सबसे वोटिंग राइट खत्म कर दो। वो खत्म, और जो 2 बच्चे से ज्यादा होगा तो वोटिंग राइट नहीं होगी। बाहर से आने वाले को, शरणार्थी को जो भी देगा शरण, मान लो बाहर से कोई आया, आपने डॉक्यूमेंट बना दिए तो आपको भी काउंटर कैद होगी और उन दोनों को भी होगी जो भी बाहर से आया। मेरी बात सुनो भाई, कानून सख्त बनाओ सब। मेरी बात सुनो, अगर आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, पुलिस भी अगर किसी कंट्री में काम, भैया जब कानून सख्त होता है सारे काम होते हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पुलिस भी कहीं पे काम करती है ना तो देखती है कि उसके समर्थन में जनता है कि नहीं।
दिल्ली की पुलिस जा करके या इंडिया की पुलिस जा करके ऑस्ट्रेलिया में अपने कानून नहीं चला सकती है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कानून में काम करती है, और भारत में भी कानून को नहीं मानने वालों की आबादी बढ़ जाएगी तो पुलिस अपने आप चुप बैठ जाएगी। आपने कई जगह देखा कानून का राज यूपी में है ना। यूपी में कितने हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 60% करीब मुसलमान हैं। वहां पे चलता है ना, वहां पे डंडा चलता है ना यूपी का। मेरी बात तो कानून सख्त होगा, सब हो जाता है। नहीं सख्त होगा, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो आप उसका उठा सकते हो, उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आबादी नहीं है तो आपको झुकना पड़ेगा। कई जगह दंगे फसाद हुए, उन पुलिस अधिकारियों को ही मार दिया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और वहां की जांच जो है मतलब बहुत ठंडी पड़ गई। तो पुलिस वालों को भी समर्थन चाहिए। आप रेड लाइट पे आप देख रहे हो कि 100 गाड़ियां खड़ी हैं, इसलिए खड़ी हैं कि लोग कानून को पसंद कर रहे हो, डर नहीं है। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों को भगा दिया गया भारत के अंदर से, पूरी दुनिया से भगाया गया, क्योंकि जहां पे जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी बात आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। उनमें से अगर कोई लीडर है या नहीं भी है तो सभी लोग मिलकर भगा देंगे। आप सोचो ना, अंग्रेजों का राज चलता था, उनके पास हथियार थे, फिर भी जब लोग जाके भगा दिया गया, जबकि पॉपुलेशन हमारी थी। दुनिया के पूरे कहते थे कि ब्रिटेन का राज विश्व के कई बहुत बड़े हिस्से पे था, सब लोग खाली करके चले गए क्योंकि पॉपुलेशन वहां ज्यादा थी। जैसे लोग जागरूक हुए छोड़ के चले गए। तो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन में आज जो भी महिलाएं ये सोच रही है कि हमें छूट मिली है, हमें अधिकार मिला हुआ है, उनके सभी अधिकार चले जाएंगे। जैसे ही उनकी आबादी बढ़ेगी ना, उनके ऑटोमेटिक उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। वो जो आज जो छूट का फायदा उठा रही है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक बात है, पॉपुलेशन ही सब बेस है, आधार सबका वही है। पर 40,000 अंग्रेज, 40,000 अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया ना, किया। तो भाई उसके पास में दिमाग था भाई, ठीक है ना जी, दिमाग था, शक्ति थी, और मैं वही तो बता रहा हूँ, तो 33 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान की, और 40,000 अंग्रेज थे, ठीक है। तो उनकी पॉलिसी थी ना, उनके कानून पक्के थे ना, तभी तो वो राज कर गए, ठीक है। जिस दिन उनके कानून फेल होने लगे वो लोग भाग गए यहाँ से। लेकिन कानून की शक्ति होनी चाहिए ना, बिल्कुल शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब भारत की जनता जागरूक हो गई, या अन्य देशों की भी जहाँ जहाँ अंग्रेजों का राज चलता था, जैसी जनता जागरूक हुई वो लोग वहां छोड़ के खाली करके चले गए। नहीं, तो अगर किसी भी धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है तो उनका कोई नेता अगर आ गया जगाने के लिए उनको कि भगाओ इनको, तो ऑटोमेटिक खाली करना पड़ेगा। या पड़ोस के देश में भी अगर आबादी बढ़ी है तब भी वो घुस के आएंगे। आप कितने को गोली मार लोगे भाई? अपनी सीमा को मजबूत करना पड़ेगा।